हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज साजिद अहमद खांडे हियर। जैसा कि आपको पता ही हमने जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है वो हमने कंप्लीट किया है, उसका सिलेबस हमने कंप्लीट किया है। और उसके बाद हमने लास्ट दो लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। तो लास्ट लेक्चर में हमने 15 एमसीक्यूज देखे थे। तो आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू। ठीक है, तो अप टू 15 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। तो 12 वोल्ट बैटरी यहाँ से कनेक्टेड की गई है विद द रजिस्टर। ठीक है, तो एंड 0.6 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। तो यहाँ से बोला है जो करंट इसमें फ्लो हो रही है दैट इज 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें पता ही नहीं है। और वोल्टेज जो यहाँ से है दैट इज वोल्टेज इज 12 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट है। ठीक है, अब पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब हमें रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, तो अगर हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे, ओम्स लॉ एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो मैंने आपको बोला था, तो गिवन अगर आपको कभी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वहाँ पे दो पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, तो आपको तीसरा निकालना होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज भी गिवन है और करंट भी गिवन है, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, R विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। तो इसका मतलब R विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। तो वैल्यू देंगे वोल्टेज का, वोल्टेज इज 12 वोल्ट डिवाइड बाई करंट इज 0.6। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है ये हम सिंपलीफाई करेंगे, दिस विल बी 12 डिवाइड बाई, अगर 0.6 को लिखेंगे ऐसे 6/10, तो 10 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6/10 लिख सकते हैं, तो 10 ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो यहाँ से बच रहा है R इज इक्वल टू 4 इंटू 5। तो आंसर जो आएगा R इज इक्वल टू 4 5 जार 20। तो 20 ओम इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे ही कभी आपको करंट गिवन होगी, रेजिस्टेंस गिवन होगी, आपको वोल्टेज निकालनी होगी, तो सिंपली आपको ओम्स लॉ यूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ओम्स लॉ यूज करके आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 20 ओम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो आज के लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन है। दैट इज ए बल्ब ड्रॉज। तो क्वेश्चन है यहाँ पे ए बल्ब ड्रॉज 0.5 एम्पियर करंट फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज सप्लाई यहाँ से है, तो यहाँ पे बल्ब लगाया है, यहाँ पे बल्ब लगाया है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से करंट जो फ्लो हो रही है, तो ये जो करंट ड्रा कर रहा है बल्ब, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे बल्ब है लोड। ठीक है, तो ये जो करंट ड्रा कर रहा है दैट इज 0.5 एम्पेयर। ठीक है, करंट जो है दैट इज 0.5 एम्पेयर। ठीक है, ये वोल्टेज है V इक्वल टू 220 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हमें कैलकुलेट क्या करना है, पावर। तो अगर आप देखेंगे पावर की इक्वेशंस हमने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म उसके देखे थे, इक्वेशन की, पावर इक्वेशंस। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने देखी थी, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, ऐसे हमने देखा था V स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ऐसे ही I स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ वर्क हमने देखा था वर्क डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, और एनर्जी डिवाइड बाय
टाइम, ठीक है। तो ये डिफरेंट इक्वेशंस है पावर कैलकुलेशन के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो दो पैरामीटर्स हमें गिवन होंगे वही इक्वेशन हम यूज करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है। तो आप इक्वेशंस में देख सकते हो कहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों पैरामीटर्स है। तो अगर आप देखेंगे पहले इक्वेशन जो है दैट इज पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो वोल्टेज 220 है इंटू करंट इज 0.5, ठीक है। तो डेसिमल को सिंपलीफाई करेंगे, दिस इज 220 इंटू 0.5 इज 5 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 टू ज़ार 10, 1 कैरी, 5 टू ज़ार 10 दैट इज 110। तो पावर वाट, पावर का यूनिट जो है दैट इज वाट। तो इसका आंसर जो है दैट इज 110 वाट। जो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन ए। सिंपली हमें इसमें पावर कैलकुलेट करना था। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो एसएसबी है, एसएसबी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल कभी पूछ सकता है, ठीक है। आपको बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और कुछ टॉपिक्स में से आपको अच्छे लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी देखने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज 110 वाट। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज 110 वाट। आप निकाल सकते हो पावर इक्वेशन से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अब ये जो पूछा गया है दैट इज इफ स्लिप इज 0.05 दैट इज 5% एंड रोटर इनपुट क्या होता है? रोटर इनपुट इज एयर गैप पावर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। तो फाइंड रोटर कॉपर लॉस। तो ये इंडक्शन मशीन पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था ये इंडक्शन मशीन में जो आउटर साइड होता है दैट इज स्टेटर, स्टेशनरी पार्ट जो होता है रोटर इंडक्शन मशीन का दैट इज स्टेटर, ठीक है। ये होता है स्टेटर। इसमें हम 3 फेज सप्लाई देते हैं आउटसाइड से, ठीक है। तो यहाँ पे पावर, तो यहाँ से फिर अंदर से होता है रोटर, ठीक है। यहाँ से फिर अंदर से होता है रोटर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पावर अगर है स्टेटर का पीएस, तो यहाँ पे जो रोटर का पावर है दैट इज वो हम निकाल सकते हैं। और यहाँ से जो पावर फ्लो होता है फ्रॉम स्टेटर टू रोटर उसको हम बोलते हैं एयर गैप पावर, ठीक है। पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, यही होता है एयर गैप पावर, या इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं रोटर इनपुट, ठीक है। यही रोटर इनपुट होता है या एयर गैप पावर, ठीक है, रोटर इनपुट पावर। तो यहाँ पे रोटर इनपुट पावर गिवन है, तो स्लिप भी गिवन है, रोटर कॉपर लॉस निकालना है। जो यहाँ पे रोटर वाइंडिंग में लॉस होगा दैट इज रोटर कॉपर लॉस। मैंने आपको बोला था ऑलरेडी, रोटर कॉपर लॉस किसके बराबर होगा? अगर 3 फेज वाइंडिंग है 3 टाइम्स आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो रोटर कॉपर लॉस। लेकिन किस टाइम आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो? जहाँ पे करंट आपको गिवन होगी और रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग गिवन होगी। लेकिन अगर आपको स्लिप गिवन है तो आपको मैंने और एक रिलेशन बोली थी, तो इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर ये किसके बराबर होता है? स्लिप टाइम्स एयर गैप पावर। तो रोटर कॉपर लॉस जो है दैट इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स एयर गैप पावर या रोटर इनपुट, ठीक है। तो स्लिप गिवन है 0.05 दैट इज 5%। तो एयर गैप पावर कितना है? 10 किलो वाट, 10 इंटू 10 इज पावर 3 वाट, ठीक है। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड बाई 100, 5%, ठीक है। सिंपलीफाई करने के लिए हम 5/100 लिखेंगे। और यहाँ से आएगा 10 इंटू 10 इज पावर 3 इज, ठीक है, 1000। तो यहाँ से दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज 10 10 आर 100 इंटू 5 दैट इज 500, ठीक है। तो 500 वाट विल बी द रोटर कॉपर लॉस। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, 500 वाट विल बी द रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 500 वाट। तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो जो मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में आपको आपके साथ डिस्कस किया था और मेंशन भी किया है। रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस टाइम्स रोटर इनपुट और एयर गैप पावर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो पूछा गया है दैट इज एमसीसीबी, ठीक है। एमसीसीबी इज प्रेफर्ड ओवर फ्यूज बिकॉज। तो एमसीसीबी क्या होता है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है।
जैसे एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऐसे ही जो दूसरा है दैट इज ये सर्किट ब्रेकर का टाइप है, ठीक है, मोल्डेड क्रेस्ट सर्किट ब्रेकर। ये हम हाई रेटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं अप टू 2500, मैंने आपको बोला था अप टू 2500 करंट एम्पियर्स। तो अगर आप देखेंगे ये करंट कहाँ पे हो पॉसिबल हो सकती है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम यही एमसीबी यूज़ करते हैं, ठीक है। एमसीबी हम घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन एमसीसीबी हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं। इसकी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होती है, तो हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, करंट रेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है ये हम प्रेफर क्यों करते हैं ओवर फ्यूज़। फ्यूज़ तो हम नॉर्मल करंट रेटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होता है, उसमें ट्रिप वगैरह नहीं होता है। तो जब भी वो ट्रिप करता है, जब भी वो सर्किट को ब्रेक करता है तो खुद जल्द मेल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो एडवांटेज है, तो अगर आप देखते ऑप्शन में ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे दैट इज रिसेटेबल, तो रिसेट भी कर सकते हैं दिस एमसीबी को, एमसीसीबी को एडजस्ट भी कर सकते हैं ट्रिप को, और इसमें हायर ब्रेकिंग कैपेसिटी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे चीपर है, ये तो चीपर नहीं हो सकता है एज कम्पेयर टू फ्यूज। फ्यूज तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। वन टाइम यूज सिर्फ फ्यूज होता है क्योंकि वो जल जाता है, नो प्रोडक्शन, लेकिन ये भी नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, तो दैट इज रिसेटेबल एडजस्टेबल ट्रिप एंड हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था ये हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हाई रेटिंग्स होती है, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, तो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज द पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर दैट प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा पार्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको अभी भी बोला जो बाहर का साइड होता है इंडक्शन मशीन का स्टेशनरी पार्ट दैट इज स्टेटर, ठीक है। जो स्टेशनरी पार्ट होता है बाहर से दैट इज स्टेटर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसमें स्टेटर वाइंडिंग होती है, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग होती है, तो हम बाहर से इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो 3 फेज सप्लाई देके बैलेंसड सप्लाई जब हम देते हैं बाहर से स्टेटर वाइंडिंग्स को, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो वो फील्ड क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा पार्ट जो है अंदर से होता है रोटर, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्टेटर, चाहे हमें इंडक्शन मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी पार्ट जो है, जो वाइंडिंग होती है वो फील्ड प्रोड्यूस करती है। लेकिन यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो 3 फेज इंडक्शन मशीन में जब हम बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो रोटेटिंग नेचर होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इंडक्शन मशीन सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है रेस्पॉन्सिबल, दैट इज स्टेटर। स्टेटर में क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग होती है, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। तो रोटर उसमें इंडक्शन होता है, फिर जिसकी वजह से फिर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। स्लिप रिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बोला, स्लिप रिंग्स किस लिए हम यूज़ करते हैं, जो हम जो करंट जो रोटेटिंग होते हैं विद शैफ्ट, क्योंकि हमें शैफ्ट से अगर करंट शैफ्ट से अगर रोटर को करंट देनी होगी, क्योंकि रोटर शैफ्ट पे होता है तो रोटेटिंग होता है, तो रोटर को अगर रोटर वाइंडिंग को करंट देनी होगी यहाँ या वहाँ से आउटपुट लेना होगा, तो हम कैसे देंगे, यहाँ से स्टेशनरी वाइंडिंग से। तो इसलिए हम स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं। वो किसके साथ होते हैं, शैफ्ट के साथ होते हैं अटैच्ड, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे ब्रश लगाते हैं, तो ब्रश के जरिए हम इनपुट देते हैं या लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बेयरिंग्स मैंने आपको बोला था हम बेयरिंग्स यूज़ करते हैं तो रिड्यूस द वेयर एंड टेयर इन द मशीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे स्टेटर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज स्टेटर, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग्स क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, फार्मूला बेस्ड। तो इसमें पूछा गया है 4 पोल मशीन 50 हर्ट्ज। तो पोल्स जो है, पोल्स नंबर ऑफ पोल्स इज 4 एंड फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो पूछा गया है सिंक्रोनस स्पीड। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, जिस पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। तो इसकी जो सिंपल फार्मूला है जो मैंने आपको बोला था 120 F/P, ठीक है। जो स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स, वहाँ से जो स्पीड निकलती है दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 120 F, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स 4 है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 0 0, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, तो 1500 RPM, ठीक है।
1500 आरपीएम। कभी कभी आपको रेडियंस में वहाँ पे स्पीड का वैल्यू होगा तो आपको उस टाइम कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑप्शंस में आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि यूनिट्स क्या है, स्पीड के यूनिट्स क्या है। यहाँ पे आरपीएम में है तो डायरेक्टली आरपीएम में आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आप यहाँ से फार्मूला से निकाल सकते हो स्पीड, सिंक्रो स्पीड का वैल्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन, मैंने आपको ऑलरेडी बोला जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन डिवाइसेज आप देखेंगे वो किस पे काम करते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, ठीक है। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है। तो जो प्रिंसिपल है डीसी जनरेटर दैट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओहम्स लॉ आपको पता ही है, ये रजिस्टर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ भी मैग्नेटिज्म में आता है, तो ये आपको अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हमने ऑलरेडी मैग्नेटिज्म में डिस्कस किए थे, एम्पियर्स लॉ वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। किरचॉफ्स लॉ ये भी इसमें दो टाइप्स है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसमें दो दो लॉज है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज करंट कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और कंडक्टर मूविंग है, कंडक्टर इसमें जो है दैट इज रोटेटिंग इन नेचर, जैसे रोटर होता है तो उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, ठीक है। या अगर कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो उस टाइम भी इंड्यूस होगा ईएमएफ, ठीक है। दो ऑप्शन है, दो तरीके से हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है अर्थ टेस्टर मेजर्स। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस पढ़ाए थे, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए थे, मैगर एंड अर्थ टेस्टर, और एक मैगर और दूसरा था अर्थ टेस्टर, ठीक है। मैगर आपको मैंने बोला था, मैगर क्यों किस लिए हम यूज़ करते हैं, मेगा ओम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मेगा ओम्स उसका रेजिस्टेंस वैल्यू होता है मेगा ओम्स में, ठीक है। तो ये किसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है, इंसुलेशन की, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम मैगर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर मैंने आपको बोला था, अर्थ टेस्टर हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, तो हम अर्थ रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं अर्थ टेस्टर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला दैट इज़ मैगर, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप तो हम वोल्टमीटर से चेक कर सकते हैं, करंट लीकेज हम, ठीक है, एमीटर से चेक कर सकते हैं करंट लीकेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अर्थ रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं अर्थ टेस्टर। तो और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है अर्थ रेजिस्टेंस का दैट इज मिनिमम 1 to 5 ओम, ठीक है। लेकिन अगर आप इंसुलेशन की देखेंगे तो केबल इंसुलेशन वगैरह की तो वो होती है मेगा ओम्स में, ठीक है। तो उसके लिए हम मेगा यूज़ करते हैं, तो अर्थ रेजिस्टेंस के लिए हम अर्थ टेस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है पर्पस ऑफ अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। पर्पस ऑफ अर्थिंग मैंने आपको ऑलरेडी बोला, अर्थिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो हमने अच्छे से नोट्स में भी मेंशन किया है पर्पस ऑफ अर्थिंग क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर फॉल्ट करंट। दूसरा है इंक्रीज इन वोल्टेज, इंक्रीज वोल्टेज ये भी नहीं है, रिड्यूसेस पावर कंजप्शन ये भी नहीं है, इंप्रूव इंसुलेशन ये भी नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर फॉल्ट करंट। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था जो अर्थिंग हम यूज़ करते हैं, ये तो एक तो हम इक्विपमेंट प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट, एंड यूज़र सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। मेन पर्पज होता है यूज़र प्रोटेक्शन, यूज़र को बचाना किससे, शॉक से, ठीक है। तो फिर इक्विपमेंट भी बच जाता है जब एक्स्ट्रा करंट जो होती है, जब कभी लाइव कंडक्टर मेटल बॉडी से टच करता है तो एक्स्ट्रा करंट जो है वो अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थिंग इलेक्ट्रोड में जाती है, ठीक है। तो वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फॉर फॉल्ट करंट या जो लीकेज करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका पर्पस जो है दैट इज टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर फॉल्ट करंट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर फॉल्ट करंट, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉक बाय डाइवर्टिंग फॉल्ट करंट सेफली। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एक तो ये यूजर को भी बचाता है और इक्विपमेंट को भी बचाता है, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया ई एल सी बी इज यूज टू प्रोटेक्ट। ठीक है, ई एल सी बी क्या है? ये टाइप ऑफ एम सी बी सर्किट ब्रेकर है। तो ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? अर्थ लीकेज, अर्थ, ये तो नाम से ही पता चलता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट में। तो यहाँ से खुद ही पता चलता है अर्थ लीकेज करंट को, जब भी अर्थ लीकेज करंट वहाँ सर्किट में फ्लो होगी तब ये ट्रिप होता है। ठीक है, ओवरलोड के लिए हम फ्यूज एमसीबी वगैरह यूज़ करते हैं, तो अर्थ लीकेज फॉल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और शॉर्ट सर्किट के लिए भी हम फ्यूज़ और हायर अपटेनिंग कैपेसिटी फ्यूज वगैरह यूज़ करते हैं या एमसीबीज। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए भी हम ये एलसीबी यूज़ नहीं करते। ये हम इसका पर्पस जो है वो हम यूज़ करते हैं अर्थ लीकेज फॉल्ट। अगर लीकेज करंट फ्लो होगी थ्रू अर्थिंग इलेक्ट्रोड तो उस टाइम ये ट्रिप हो जाता है और सर्किट को बचाता है। ठीक है, तो ये पर्पस है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर डिटेक्ट्स लीकेज करंट टू अर्थ ग्रेटर देन 30 मिली एम्पियर। जब करंट फ्लो होती है थ्रू लीकेज थ्रू अर्थिंग इलेक्ट्रोड या अर्थिंग वायर तो ये ट्रिप हो जाता है उस टाइम। ठीक है, तो बचाता है सर्किट को। जब ये ट्रिप होता है तो सर्किट ब्रेक होता है, तो बाकी सर्किट बच जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है द राइट हैंड थंब रूल इज यूजर फॉर। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बोला था, ये ऐसे थंब को होल्ड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने कंडक्टर हाथ में होल्ड किया है तो ऐसे आपने कंडक्टर को पकड़ा है हाथ में ऐसे। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है अपवर्ड्स, ठीक है, आपने कंडक्टर को ऐसे पकड़ा है, तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये हमें देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो जो ये फिंगर्स होते हैं, अगर आपने थंब को किस डायरेक्शन में रखा है, जिस डायरेक्शन में करंट है, जो आपके फिंगर्स है ये हमें देते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देते हैं हमें ये फिंगर्स। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो हमें राइट हैंड थंब रूल देता है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए राइट हैंड रूल है। तो फोर्स ऑन कंडक्टर उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल, जो डीसी मोटर में मोटर केस में हम यूज़ करते हैं। टॉर्क डायरेक्शन वो भी हम मोटर में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी राइट हैंड रूल। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे है राइट हैंड थंब रूल। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो है वो किस डायरेक्शन में जाते हैं वो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मैंने आपको अभी बोला, थंब पॉइंट्स इन द करंट डायरेक्शन, फिंगर्स कर्ल इन द फील्ड डायरेक्शन, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये किस पे है? सोल्डरिंग। सोल्डरिंग हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो सोल्डरिंग में यहाँ पे पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर इज जनरली, अगर आपको याद होगा मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, ये सोल्डरिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सोल्डर का, सोल्डर वायर का जो मेल्ट होती है सोल्डर वायर, हाँ, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, जो सॉफ्ट सोल्डरिंग मटेरियल होगा। अगर हॉट ये सोल्डरिंग मटेरियल होगा उसका इससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो बाकी अबो 600 नहीं आएगा, 1000 नहीं आएगा, सेम एज कॉपर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन ए, बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप देखेंगे सॉफ्ट सॉलिड मटेरियल्स, मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हार्ड सॉलिड सोल्डर मटेरियल है तो उसका जो है दैट इज ग्रेटर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे पूछा गया है फ्लक्स। फ्लक्स इज यूज्ड इन सोल्डरिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था ये
ग्लेंजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं किसमें, सोल्डरिंग प्रोसेस में। तो इससे एक तो इम्प्रूव होती है सोल्डरिंग और स्मूथली फ्लो होती है वहाँ पे, जो सोल्डर वायर मेल्ट होती है तो वहाँ पे स्मूथली वो जॉइंट बनता है और ऑक्सीडेशन भी रिमूव करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला फ्लक्स की वजह से हम ऑक्सीडेशन भी रिमूव करते हैं और फ्यूचर करोजन से भी ये बचाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस लिए हम यूज़ करते हैं, इसका पर्पस पूछा है। इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ये इसका पर्पस नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन अगर आपको ऑप्शन में है या करोजन के रिलेटेड आपको ऑप्शन में है तो आपको वही ऑप्शन मार्क करना है। इम्प्रूव वेटिंग वगैरह ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पे बोला सोल्डरिंग करने के बाद वो डायरेक्टली ड्राई हो जाती है, जल्दी सॉलिडिफाई जल्दी हो जाता है ड्यू टू फ्लक्स। ठीक है, मेक जॉइंट स्ट्रॉन्गर मैकेनिकली तो स्ट्रॉन्गर नहीं बनाता है, तो ये तो इलेक्ट्रिकली स्ट्रॉन्गर बनाता है। ठीक है, रिड्यूसेस कंडक्टिविटी ये भी नहीं है, कंडक्टिविटी तो बढ़ जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से और इम्प्रूव वेटिंग। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे फ्लक्स, मैंने आपको ऑलरेडी बोला फ्लक्स एग्जांपल, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। रोजिन जो है नेचुरल रेजिन जो है हम यूज़ करते हैं एज ए फ्लक्स, कॉमनली यूज फ्लक्स जो है दैट इज रोजिन। इट रिमूव्स ऑक्साइड्स एंड प्रमोट्स सोल्डर फ्लो। ठीक है, स्मूथली सोल्डर फ्लो अलो करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट अलोज करंट इजीली, तो ये तो नहीं आएगा, हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़े थे। एक तो हमने डिस्कस किया था कंडक्टर, जो हाईली कंडक्टिविटी होती है और कंडक्टेंस इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और रेजिस्टिविटी कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, वो कम होती है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर की मॉडरेट होती है। ठीक है, मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स, और कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, ये कंडक्टिविटी इनकी जो होती है कंडक्टिविटी ये वेरिएबल होती है। ठीक है, ये कंट्रोलेबल होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था इसमें हम डोपिंग वगैरह करते हैं तो ये कंट्रोलेबल होता है। और तीसरा जो है दैट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर्स की जो है ये हम इंसुलेशन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वुड है, प्लास्टिक है। ठीक है, तो इसमें जो है रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और कंडक्टिविटी तो ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इट अलाउज करंट इजीली, तो ये नहीं आएगा। ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो करंट, ये भी आ सकता है। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट, ये नहीं आएगा, ये तो रजिस्टर का काम है जीरो रेजिस्टेंस, तो जीरो रेजिस्टेंस नहीं होती, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इंसुलेटर ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको और नोट्स में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पे मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, रबर, प्लास्टिक वगैरह। हाई रेजिस्टिविटी होती है और प्रिवेंट्स इजी फ्लो ऑफ करेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो हमने डिस्कस किए थे, तो उन पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स के लिए कौन सा रूल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ाए, तो अगर आपको याद होगा रूल 44 मैंने आपको बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे करेक्ट आंसर जो है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स, तो अगर किसी बंदे को शॉक वगैरह लगता है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको बचाने के लिए, तो वो मेंशन किया गया है अंडर रूल 44। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये इस रूल में